Hello. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Please join the class. Everyone, please join the class. Yes, everyone, where are you? Hello, everyone, where are you? आज कोई अब तक जुड़ा क्यों नहीं है? Yes, कौन आ गया? Yes, good evening, Krushali. कहाँ हो आप लोग? तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. एक 2 मिनट्स का वेटिंग करते हैं. बिजनेस इकोनॉमिक मेरा न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, लेकिन ऑडिटिंग के अंदर, कॉस्टिंग के अंदर. यस, गुड इवनिंग रीटा. जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग फर्स्ट. मुझे आपको ये बताना था कि प्रोसेस कॉस्टिंग में कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट थे. ठीक है. अभिषेक चटर्जी, यस, गुड इवनिंग. न्यू स्टूडेंट, अच्छा लगता है ऐसे न्यू न्यू लोगों को मेरे साथ देखकर. चलिए. हेलो अभिषेक, कैसे हो आप? आप न्यूली ज्वाइन किया है आपने क्लास? तो चलिए हमारे टॉपिक 2 के अंदर. अभिषेक, फाइन. गुड आफ्टरनून डियर मैम. गुड आफ्टरनून. रुकमनी, चाय लाओ. चाय, देखो चाय मेरे पास है. चाय दिख रही है आप लोगों को? चाय. हाँ मैम, पेपर फर्स्ट की क्लास अभी भी चल रही है. ओके, तो उनको देखना चाहिए था मैडम को. ओके, टाइम है. चलिए वो लोग आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे. आई हैव ज्वाइन न्यू मैम. ओके अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि हमारा यूनिट 1 ऑलमोस्ट पूरा मतलब खत्म हो चुका है. यूनिट 2 भी कल हमने पूरा फिनिश कर दिया था. कल हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया था, बिजनेस इकोनॉमी. लेकिन क्यों टी दिखा रहे हो बेटा? गुड इवनिंग का टाइम है मेरी बच्चा, गुड नाइट का टाइम है. और तुम मुझे गुड आफ्टरनून विश कर रहे हो, इसीलिए मैं टी दिखा रही हूँ तुम्हारे को. जागो मोहन जागो. ठीक है. चलो. तो अभिषेक, बहुत अच्छे टाइम पर आए हो, क्योंकि एक टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूनिट 2 का, जो हमारा मैंने थोड़ा सा रखा था कॉस्ट मैनेजमेंट में सिखाने के लिए. बट यूनिट 2 के अंदर जैसे मैंने एमसीक्यूज को गो थ्रू किया है तुम्हारे लिए, तो वो यूनिट 2 के और यूनिट 4 के जो है वो एमसीक्यूज एक दूसरे से क्रैशेस करते हैं, यानी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. यस. त्यागी जी, आपने आपका नाम क्या बताया? तनु बताया था ना? तनु, इज दिस करेक्ट? संजना, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग संजना.
सो चलो हम बातों में लग जाएंगे ना, तो अभिषेक भी भाग जाएगा, बोलेगा मैम बहुत बातें करती है। तो बेटर ये है कि हम लोग हमारी पढ़ाई शुरू कर दें। ठीक है, तो पढ़ाई शुरू करने के लिए हम लोग आ जाते हैं। बेटा मैं यूनिट 2 का जो एक कंटेंट था प्रोसेस कॉस्टिंग का, वो रह गया था हमारा। देखो मैं आपको बता देती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट बातें होती है ना, वो हमको पहले ही कर लेनी चाहिए और हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए हमारा टाइम। जैसे कि हमारा यूनिट 2 है, ठीक है, तो यूनिट 2 के अंदर के मैंने पूरे आपको ये दे दिए थे। इज दिस क्लियर? यूनिट 2 के लिए मैंने आपको पूरा ये दे दिया था, ये सिलेबस है जो मैंने आपको उस पर डाल दिया। तो देखो हमने जो है पूरा फर्स्ट वाला किया, सेकंड वाला किया था, कॉस्ट मैनेजमेंट रख दिया था क्योंकि कॉस्ट ऑडिटिंग में देखेंगे, कॉस्ट हम लोग मैनेजमेंट का जो चैप्टर है उसमें ही देखने वाले थे। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी क्या कर लेते, कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो चीजें हमारी रह गई थी, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं सब में पहले कि उसको कैसे करना है। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा सब में पहला है बजट। तो सुनते जाओ, अब मैं जो कह रही हूँ। सेकेंड टॉपिक है यूनिट 2 और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का एक जो मिडल वाला कंसेप्ट रह गया था। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्लियर कर लिया था, ऑडिटिंग कंसेप्ट क्लियर कर लिया था। कॉस्ट से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया था, कॉस्ट के एलोकेशंस किस तरह से किया जाता है, बाइफर्गेशन किस तरह से किया जाता है। लेकिन कुछ कंटेंट ऐसे थे जो इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, विच आई हैव टू बी एक्सप्लेन यू। सो आज का लेक्चर जो है हम लोग उसके ऊपर कंटिन्यू कर दें, फिर कल से हमारे यूनिट 2 का सॉरी यूनिट 3 का स्टार्ट करेंगे। So let go study start first. सो बजट, बजट क्या होता है? देखो हम लोगों को कहीं पे भी जाना होता है, मैंने आपको जैसे बताया था कि यार अगर हम लोगों को पार्टी करनी है तो समथिंग वी हैव टू बी डिसाइडेड द बजट। अगर हम लोग को कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो हम बजट डिसाइड कर लेते हैं। अगर हम लोग को शादी वगैरह अरेंज करनी है तो हम क्या करते हैं, बजट डिसाइड करते हैं। तो वॉट एवर इज द बजट, देखो इतनी सारी लाइन लिखी हुई है, इसका मीनिंग सब आप सिर्फ इतना आप समझ लीजिए कि बजट मतलब कोई भी चीज का हम लोग को एक टारगेट बनाना है। ठीक है, कि हमको इतने पैसे हमारे पास होने चाहिए ये चीज स्टार्ट करने के लिए। ओके, सो ये हमारा क्या था, बजट। इज दिस क्लियर एवरीवन? बजट से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? बजट क्यों डिसाइड करते हैं कि हमारा जो गोल है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, उसको हम अचीव कर सके। लाइक अगर मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से जाना है दिल्ली घूमने के लिए, जयपुर में, राजस्थान में, मतलब मेरे बहुत ज्यादा मेरे स्टूडेंट है यूपी बिहार में, तो मुझे उनसे मिलना है, तो मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। तो दिल्ली जाना चाहती हूँ तो मुझे उसके लिए कितने पैसे लगेंगे? अगर मुझे ट्रेन से जाना है, मुझे कार से जाना है, या मुझे फिर क्या कहते हैं अपना प्लेन से जाना है, तो तीनों के रेट अलग हो जाएंगे ना। या फिर मैं ट्रेन के पैसे निकल के एयरपोर्ट पे चली जाऊंगी, बोलूंगी भैया एक टिकट दे दो, हाफ टिकट मेरे बच्चों की दे देना, प्लेन वाला मानेगा क्या? नहीं मानेगा। तो वी हैव टू बी डिसाइडेड वन काइंड ऑफ बजट कि वहां रहने के लिए कितना पैसा लगेगा। इसके लिए हम लोगों को क्या देते हैं, अगर होटलिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो देखो बहुत ज्यादा कंपनीज हमको पैकेजेस देती है। तो वैसे ही हम लोगों को कोई चीज स्टार्ट करना होता है तो हमको एक बजट बनाना होता है। इज दिस क्लियर कि क्या लेकर चलना है हमको? इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ, प्लानिंग बना के लेना है। ओके, अनुमान लगाना, वेरी गुड। टाइप ऑफ बजट इन अकाउंटिंग विद अ ब्रीफ लुक। हम लोग अकाउंटिंग के अंदर अभी बजट को जो है एक अलग बड़े तरीके से देखते हैं। मास्टर बजट, दिस इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ बजट, इट कम इन द लिस्ट ऑफ द मास्टर। एक मिनट मैं फुल स्क्रीन कर लूं। रुकमणी मुझे आज याद नहीं दिलाया। चलो, बातें करने में हाँ फिर हम भूल जाते। मास्टर बजट, द फर्स्ट टाइप ऑफ अ बजट इन द कमिंग इन द लिस्ट मास्टर बजट। इट इज अ सेट ऑफ अ फाइनेंशियल ऑपरेटिंग बजट एंड a specific accounting period. ठीक है, टाइप ऑफ बजट इज यूज द फिजिकल ईयर। कैन यू प्रिपेयर दिस बजट क्वार्टरली और एनुअली बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द टाइप ऑफ द बिजनेस? मास्टर बजट वराइसेस। देखो ये क्या बजट है, मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या होता है, इज अ लिस्ट ऑफ अ मास्टर बजट, यानी पूरे साल में हम लोग को क्या खर्चा करना है। जैसा हम लोग स्कूल के अंदर जब हम टीचर जून से स्टार्ट होते हैं ना, तो हम लोग को सब फर्स्ट डे हम लोग को एक 100 पेजेस की या 200 पेजेस की बुक मिल जाती है कि आप अपना एस्टिमेटेड जो है पोर्शन जो है इसमें डिसाइड कर लो कि आप कैसे कवर करोगे पूरा साल में। स्केड्यूल बना लो कि ये मंथ के अंदर इतना पोर्शन खत्म होगा, ये मंथ के अंदर इतना पोर्शन खत्म होगा, ये मंथ के अंदर इतना पोर्शन खत्म होगा। ओके, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग बजट बना के चलेंगे हम लोग। तो ये बजट हम लोग को बना के चलना है स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से। यू कैन प्रिपेयर दिस बजट क्वार्टरली और एनुअली, या तो ये बजट आप जो है क्वार्टरली के हिसाब से बना सकते हो या फिर आप एनुअली के बना सकते हो, यानी थोड़ा थोड़ा करके, यानी 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हो, हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे हमारे फोर्थ सेम होते हैं ना, फर्स्ट यूनिट होता है, सेकंड सेम फर्स्ट सेमेस्टर होता है,
फिर सेकेंड यूनिट होता है, फिर सेकेंड सेमेस्टर होता है। तो हम डिसाइड करते हैं कि इतना पोर्शन यहाँ खत्म करेंगे, इतना पोर्शन यहाँ खत्म करेंगे। तो वैसे ही हम बजट डिसाइड करेंगे कि इतना पैसा कहाँ लगाएंगे और इसके बाद इतना पैसा कहाँ लगेगा। और ये चीज जो है डिसाइड करना, हो सकता है कि हम एक ही बार में डिसाइड करके चले, हो सकता है कि हम थोड़ा थोड़ा डिसाइड करके चलेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिसाइड करके चलना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि हम लोगों को एटमोस्फेयर का नहीं पता होता, आगे जाके क्या होने वाला है वो नहीं पता होता। हम अंतर्यामी तो नहीं है ना कि बाबा जी ने बोल दिया कि इतने पैसे लगा दो और वो लगा दिया और वो सक्सेसफुली हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोगों को पहले सोचना रहता है, कभी नेचुरल चीजें हो जाती है, डिजास्टर हो जाता है, कोविड सिचुएशन जैसी कोई सिचुएशन आ जाती है, रेनी सीजन की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, दिल्ली में फॉग की वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, तो इन सब के लिए हमको क्या बना के चलना होता है, बजट बना के चलना होता है कि बाबा ये चीज को इतने इतने पैसे को यहाँ यहाँ एलोकेट करना। इज दिस क्लियर? क्या मैडम आपने स्क्रीन को फुल नहीं किया, ये बात आपने मुझे याद नहीं दिलाई थी। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा फाइनेंशियल बजट। फाइनेंशियल बजट, दिस टाइप ऑफ बजट रेफर टू द बजट ऑफ अ बैलेंस शीट एलिमेंट। ये किसके लिए फाइनेंशियल बजट, देखो फाइनेंशियल नाम से ही फाइनेंशियल बजट चल रहा है। फाइनेंशियल पैसा मतलब पैसा कहाँ से लाना है और कहाँ कहाँ लगाना है। तो ये इसका रिकॉर्ड, पैसा कहाँ से आया और कहाँ पर गया, तो उसका रिकॉर्ड कहाँ पे मिलता है हमको, बैलेंस शीट में। व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, असेट्स कम्स इन, लाइबिलिटीज की वजह से हम लोग का पैसा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल बजट बनाएंगे। विद द फाइनेंशियल बजट यू इजीली गेट टू सी द रिकॉर्ड ऑफ असेट्स, लाइबिलिटी एंड स्टॉक, कि कितना हमारे पास असेट्स पड़ा हुआ है। यानी हमारी कंपनी को अभी रिस्टार्ट करने के लिए, देखो जब न्यूली स्कूल फॉर्म होता है तो बेंचेस लगते हैं, ब्लैक बोर्ड्स लगते हैं, ये सारे मटेरियल्स हम लोग को लगते हैं ना। अभी स्टैब्लिश करना है, अभी मैंने न्यूली स्टैब्लिश करा था तो सब न्यूली फर्निश था, ठीक है। बट पहले स्ट्रेंथ कम थी, अभी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। तो स्ट्रेंथ बढ़ गई है तो मुझे टेबल चेयर्स वगैरह सब चीजों के लिए क्या लगानी पड़ेगी, और चीजें लेनी पड़ेगी। अगर मैंने लाइबिलिटी अभी तक कवर अप नहीं किया तो मेरी और लाइबिलिटी बढ़ भी सकती है ना। स्टॉक जो है मेरे पास, पुराना स्टॉक कितना है, टेक्स्ट बुक का जो है, एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक वाले ने कुछ देकर गया है क्या, तो ये सारे रिकॉर्ड हम क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। तो इन सबको मैनेज करके रखना। अभी समझ लो मेरे पास 10,000 रुपए थे, नहीं 10 लाख रुपए थे, 10 लाख रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए समझे स्कूल प्ले ग्रुप स्टार्ट कर दिया। पहले स्टार्टिंग में ये साल मेरे पास प्ले ग्रुप में 15 बच्चे थे, अभी ये साल प्ले ग्रुप में मेरे पास कितने बच्चे बन गए, 40 बच्चे हो गए। तो मेरे पास जो टॉयज थे वो कम है, जो मेरे पास टेक्सचुअल मटेरियल था वो कम है, जो मेरे पास बेंचेस वगैरह थे वो क्या है, कम है। या फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो 2 बैच बना लूंगी तो कवर अप हो जाएगा। तो ऐसे हमको क्या करना पड़ेगा, एक फाइनेंशियल बजट बना के चलना पड़ेगा। जैसे हम लोग अगर मैरिड होती है तो मैरिड के अंदर फर्नीचर देते हैं, टीवी देते हैं, रेफ्रिजरेटर देते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, बजट होते हैं। उसके बाद भी हम लोग को फूड वगैरह का या लेन देन के लिए जो भी चीजें होती है, गिफ्ट वगैरह एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर, तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है ना। उसकी दादी सांस से, उसकी नानी सांस से, उसकी खाला सांस से, उसकी फूफू सांस से, उनको ड्रेस देना पड़ेगा, उसको दुपट्टा देना पड़ेगा, उसको एनवेलप देना पड़ेगा। तो दैट काइंड ऑफ अ बजट इट इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल बजट। इज दिस क्लियर एवरीवन? मास्टर बजट यानी साल का, पूरा साल का बजट बनाकर चलना राबिया, कि पूरे साल हमको पैसा कहाँ कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इट इज कॉल्ड अ मास्टर बजट। फाइनेंशियल बजट हम लोग को प्रॉपर्टी कितनी है और कर्जा कितना है उसके ऊपर डिसाइड करके चलना, इट इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल बजट। नाउ इट इज क्लियर टू यू? प्लीज रिप्लाई मी। अभिषेक आप समझ रहे हो, न्यूली ज्वाइन किए हो, मैं बजट के बारे में बात कर रही हूँ। रीटा, डिड यू अंडरस्टूड? प्लीज रिप्लाई मी सून। देखिए आप लोग है ना, जैसे फटाफट मैंने बताया ना, लाइक यानी समझ में आया तो स्टार के लिए थम 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 करते जाओ फास्ट, क्योंकि हमारा जो पोर्शन है ना, हमको कैसे भी करके फास्ट जाना है। तो ये चीजें आपके माइंड में हमारे पास हो चुकी है, लेकिन मैंने शॉर्ट टर्म में समझाया था, लेकिन मेरे को अभी फुल फॉर्म में समझाना है, ठीक है। तो फुल करके बताना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि फाइनेंशियल बजट क्या होता है। क्योंकि मैंने बजट के बारे में हमारे चैप्टर के अंदर ऑलरेडी आप देखोगे तो रिकॉर्डिंग क्लासेस में बजट का कंटेंट हो चुका है, लेकिन अगर मैंने आपके इसके ऊपर एमसीक्यूज के क्वेश्चन पूछ लिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये चीज मुझे क्लियर करनी है कि फाइनेंशियल बजट क्या है, मास्टर बजट क्या है, ये सब चीजें। ओके, तो मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा आगे जा रही हूँ। मास्टर बजट, संजना सुनो, मास्टर बजट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कृषाली कोई बात नहीं, संजना और कृषाली सुनो। मास्टर बजट यानी शुरुआत में बनने वाला बजट, कि हमको पैसा कहाँ लगाना है, क्या क्या चीजें खरीदनी है और किस तरह से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है, यानी किस तरह से हमारा न्यू फॉर्म स्टार्ट करना है। तो उसका हमने क्या बनाया, बजट बनाया, इट इज कॉल्ड अ मास्टर बजट।
उसके बाद हम आए हैं फाइनेंशियल बजट। फाइनेंशियल बजट में हम देखेंगे कि हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी है और हमारे पास कर्जा कितना है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल बजट। नाउ इट इज क्लियर, इज दिस क्लियर और नॉट? अब आ जाते हैं हम लोग ऑपरेटिंग बजट पे। ऑपरेटिंग बजट क्या बोलता है, जिसको मैं सब चीजें अलोकेट करके दूंगी आपको जब ये डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, तो मुझे समझाने के लिए कुछ चीजें सामने रखनी पड़ती है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पूरा एक स्क्रीन पे लिया। ओके, अब ऑपरेटिंग बजट देखो, फाइनेंस के हिसाब से हमको पता चल गया असेट्स एंड लायबिलिटी, तो ऑपरेटिंग के हिसाब से पता चलना चाहिए कि हम एक्सपेंसेस और इनकम की बात कर रहे हैं। ओके, हम यहाँ पर कितना पैसा एक्सपेंसेस करने वाले हैं, कितना पैसा छोटी छोटी चीजों के लिए खर्च करने वाले हैं। पहले हमने पहला मास्टर बजट बनाया, फिर बड़ी बड़ी चीजें खरीद ली कि ये चीजें कंपलसरी लगेगी, वो चीजें। अब ऑपरेटिंग बजट कि अगर मैं क्लास लेने बैठती हूँ तो मुझे 5 कप चाय लगेगी, तो 5 कप चाय का पैसा महीने के हिसाब से कितना जाएगा, साल के हिसाब से कैसे जाएगा, तो ऑपरेटिंग। या फिर मैं सिगरेट पीती हूँ तो मुझे सिगरेट के लिए कितना लगेगा, पीती नहीं हूँ एक्चुअली, एग्जाम्पल देने के लिए, वो चीज के लिए कैसे लगेगा। अभी जैसे हम स्कूल की बात करें कि स्कूल का एलोकेशन लेके स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो स्कूल के अंदर छोटी मोटी चीजें बच्चों के लिए लानी पड़ेगी, उनको कुछ फ्री गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, वेलकम के लिए हमको करना पड़ेगा, फिर एनुअल फंक्शन होगा, फिर गैदरिंग होगी, फिर उसके बाद टीचर्स वगैरह को कुछ गिफ्ट देने होंगे, तो ये छोटे मोटे खर्चे आएंगे। तो वैसे ही बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे आते, लाइक स्टेशनरी लगेगी, है ना, पेन तो कंपलसरी ऑफिस के अंदर सब कुछ आएगा ना, और छोटे छोटे टेबल के ऊपर आपके कुछ ना कुछ, अगर आप ऑफिशियल जाते हो, कॉर्पोरेट से फील करते हो, तो आपको एक पेपर की किट मिलेगी। जैसे आप ज्वाइन करोगे तो आपके टेबल पे आपको एक टेबल मिलेगा, एक चेयर मिलेगा, उसके साथ पेपर का बंडल मिलेगा, पेन का बॉक्स मिलेगा आपको, कि ये सारी चीजें जो रेगुलर यूज में आती है। फिर वो छोटे छोटे स्टिक्स आते हैं ना, पेपर स्टिक, जहाँ पे आप लिखो, तो ये सारी स्टेशनरी। तो ये सब चीजें आप अपनी पॉकेट मनी से नहीं करोगे, तो ये ऑफिस की छोटी मोटी चीजें जो रेगुलर लगने वाली है, इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग बजट। लाइक सिंपली पुटिंग अ ऑपरेटिंग बजट record the income statement element like a revenue and expenses, revenue मतलब income and expenses। let me tell you that the operating budget has a other minor budget, ठीक है। so operating budget has a other minor budget including like a sales, प्रोडक्शन कॉस्ट, लाइक कैसे बता रहा है, ऑपरेटिंग बजट के अंदर छोटे छोटे खर्चे माइनर, देखो मैंने बताया ना, छोटे छोटे खर्चे क्या क्या लगने वाले हैं, एलिमेंट, छोटे छोटे एलिमेंट, छोटे छोटे खर्चे क्या क्या लगने वाले हैं। यानी सेल्स करने के लिए, अब सेल्स करने के लिए क्या खर्चा आया, मुझे उसको पोस्टेज करना पड़ा, या फिर मुझे, हाँ, ओके, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेल्स के अंदर जैसे अभी मेरे को कोई चीज बेचनी है, तो बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा आ गया, है ना, पैकेजिंग के ऊपर खर्चा आ गया। जैसे अभी मैंने अमेजोन वाले को बोला कि मेरे पास से प्रोडक्ट लो और बेचो, तो उसकी पैकेजिंग का भी तो खर्चा है ना, रैप करके भेजना पड़ा। प्रोडक्शन के ऊपर भी तो खर्चे आते हैं ना, अलग अलग तरह के, उसकी डिजाइनिंग करने के लिए अलग हो जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर लग जाता है, ओवरहेड के ऊपर भी लग जाता है खर्चा। तो ये जो छोटे छोटे माइनर खर्चे, यानी देखो सब में अच्छी बात, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ कि फाइनेंस, पहला मास्टर बजट तो आपको समझ में आ गया, फाइनेंशियल बजट यानी बैलेंस शीट को लेके चलना है, ऑपरेटिंग बजट यानी आपको प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के कंसेप्ट लेके चलना है। जो भी छोटे मोटे, व्हाट कम्स इन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी हमारे पास जो छोटे छोटे खर्चे कहाँ कहाँ लगने वाले हैं, तो उसके हम रिकॉर्ड कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। So it is called a profit and loss type of account. It is called the operating budget. Now is this clear to you? हाँ, ऊपरी खर्चा। Is this clear? ये बात समझ में आई? Yes. Now cash budget. पैसा, पैसा खाली नाम आना चाहिए पैसा। Next step we have in this list the cash budget. It is a process of determining the expecting cash inflow or cash outflow. कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। तो पैसा आने में भी खर्चा होता है, पैसा जाने में भी खर्चा होता है। देखो अगर आप बैंक में से पैसा, है ना, ज्यादा ले लेते हो, तो वी शुड वेट अ 2 minutes फॉर द अजान। ओके,
देखो, अमालगमेशन ऑफ द कंपनी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द, क्या होती है मैम? अमालगमेशन का चैप्टर हमारा हो चुका है रीचा। अमालगमेशन यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ इन्वॉल्व हो जाती है, एक्सेप्ट कर लेते हैं दोनों कंपनी मिलके काम करेगी, जैसे वोडा और आइडिया दोनों एक साथ मर्ज हो गए, एक दूसरे में मर्ज हो जाना, या किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेना, इट इज कॉल्ड अमालगमेशन। ओके, रिकंस्ट्रक्शन यानी वापस से उसको स्टैब्लिश करना, यानी उसी के नाम से, यानी वो कंपनी डूब गई थी तो उसी के ऊपर पैसा लगाना और उसको वापस से रीडेवलप करना, इट इज कॉल्ड अ रिकंस्ट्रक्शन। ओके ओके, चलो अभी मैं वापस एक अच्छा से एग्जांपल देती हूँ। सब में पहला हमने क्या किया था, मास्टर बजट। क्या अभी समझ लो, मैंने एक एग्जांपल लिया स्कूल का, ठीक है, कि मुझे न्यूली प्ले ग्रुप स्टार्ट करना है तो मुझे उसका कितना कितना खर्चा लगेगा, क्या क्या चीजें लानी पड़ेगी, किसको अपॉइंट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहेंगे, स्टेशनरी क्या लगेंगे, ब्ला 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 ब्ला। तो इतने सारे एडजस्टमेंट के लिए मुझे कितने सारे पैसे लगेंगे, इसका मैंने बनाया मास्टर बजट। उसके बाद मैंने बनाया फाइनेंशियल बजट, कि मेरे पास अभी जैसे एक रूम है, एक रूम को ही अगर मैंने प्ले ग्रुप बना दिया तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, फैन ट्यूबलाइट तो ऑलरेडी अवेलेबल है, मुझे एक टेबल लगेगा, एक चेयर लगेगी, बच्चों की चेयर लगेगी, बच्चों के खेलने के लिए टॉयज लगेंगे, इट इज कॉल्ड अ लाइक असेट्स। ये सारे प्रॉपर्टीज मुझे लगेंगे, असेट्स लगेगी। उसके बाद इन सब के लिए तो मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे बैंक से लोन लेना पड़ा, तो इट इज कॉल्ड अ लाइबिलिटी। नाउ इट इज क्लियर। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग पे। अभी समझ लो मैंने सब चीजें मंगा ली थी कि मुझे साल भर इतना मैप लगेगा, साल भर इतने चौक का बॉक्स लगेगा, साल भर इतने स्टेशनरी लगेंगे। सडनली क्या हो गया, मैप का पैकेट एग्जामिनेशन के पहले या सप्लीमेंट का पैकेट एग्जामिनेशन के पहले खत्म हो गया। मैंने मेरे एग्जीक्यूटिव को भेजा, जाओ लेकर आओ। तो वो लाने गया बाइक पर, तो उसने बाइक के पेट्रोल का खर्चा लिखा दिया, उसके साथ में उसने जाने आने में एक कप चाय पी लिया और 2 वड़ा पाव खा लिया, उसका भी पैसा बिजनेस में लाके लगा दिया। तो ये अनगिनत खर्चे जो बिना सोचे समझे आ जाते, इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जिसे हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे हमने अज्यूम भी किया था कि बाबा थोड़ा बहुत खर्चा हो जाएगा, बट कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी कभी कम भी होगा। तो होने वाले अनगिनत खर्चे, छोटे मोटे अनगिनत खर्चे, छोटे मोटे अनगिनत खर्चे, इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नाउ अब आ जाते हैं कैश बजट पर। पैसा, देखो पैसा लेने में भी हम लोगों को कुछ ना कुछ ऊपर देना पड़ता है। अगर हम लोन लेते हैं तो बैंक सर्विस चार्जेस कट करती है, इज दिस क्लियर? उसी तरह से अगर हम लोग ज्यादा पैसे देते हैं या अगर हम लोग को किसी और को पेमेंट करना है, जैसे अभी मैंने आपको उस दिन एग्जाम्पल दिया था ना कि गवर्नमेंट ने अभी स्टार्ट कर दिया, पहले हमको गूगल पे की आदत डाल दिया, पेटीएम की आदत डाल दिया, अब वो डिसाइड करने वाली है गवर्नमेंट के 2,000 रुपए के ऊपर ट्रांजेक्शन करोगे तो 2.5 रुपीज सर्विस चार्जेस कट जाएंगे। तो यानी हमको पैसा, अपना ही पैसा, खर्च करने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा और लेने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। तो जो खर्चा लग रहा है लेने हमारी अपनी चीज के लिए, देखो पैसा हमारा है, हमारे ही पैसे को लेने और हमारे पैसे को देने के लिए हमको जो ऊपर खर्चा लग रहा है उसे कहेंगे हम लोग कैश बजट। जैसा कि अभी मैंने बोला कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते, देखो बहुत ज्यादा आजकल है ना, आपके मार्केट के अंदर अपन हो गए कि SBI ट्रांसफर है ना, आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पैसे ट्रांसफर कर सकते हो इजीली, अगर मतलब हैवी अमाउंट है तो वो लोग लेते हैं 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 50 रुपीज, ऐसे चार्जेस लेते हैं। अभी तो चार्जेस बढ़ गए हैं, लाइक अगर आप 1,000 रुपीज कर रहे हो तो 30 रुपीज चार्ज लगेगा आपको, तो वो 30 रुपीज बैठे बैठे कमा रहे हैं, सिंपल। तो ये 30 रुपीज जो हमने पे किया, इट इज कॉल्ड क्या है, मतलब ये डिसबर्समेंट पैसा लग गया भाई। तो ये चीजें होने वाले, तो देखो रिसिप्ट यानी इनकम में आने वाले खर्चे के ऊपर हम लोग को ये बजट बना के चलना पड़ता है। तो ये पहले कैश बजट, तो रिसिप्ट आएगी, डिसबर्समेंट के ऊपर लगने वाला, कैश के ऊपर, सरप्लस के ऊपर, फाइनेंशियल एज वेल एज। तो इन सब की चीजों में कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। इनफ्लो मतलब आना, आउटफ्लो मतलब जाना। बेटा इसके अंदर वो चीज का कंसेप्ट मैं बता रही हूँ, मुझे पता है कि वो चीज अलग है, लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए हम लोग ऊपर खर्चा लगना नहीं। देखो कैश कितना आ रहा है, कैश बजट यानी हमारे पास साल भर में कैश कितना आएगा और साल भर में कैश कितना जाएगा। यानी अगर मैंने स्कूल का एडमिशन लिया तो फीस का कलेक्शन कितना होगा, इज दिस क्लियर? और मैंने एक्सपेंसेस यानी इन सब चीजों को स्कूल चलाने के लिए जो खर्चा किया, इट इज कॉल्ड अ कैश आउटफ्लो। तो ये एक एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको बताया कि ये चीजें भी होती है और ये चीजें भी होती है। ये दो तरह के एग्जाम्पल आपके कैश बजट के लिए होंगे। इज दिस क्लियर? नाउ इट इज क्लियर एवरीवन? राबिया? राबिया? यस।
अब आ गया फ्लेक्सिबल बजट। अच्छा, ईशा नहीं है बेटा, हम जाने दो, जो आएगा वो देख लेगा, जो नहीं आएगा लेट ज्वाइन करेगा उसको हम थोड़ा बहुत रिवाइज करके सुना देंगे। बिकॉज अगर हम बातें करने लग जाएंगे ना तो फिर हमारा थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। मुझे ना ये ऑपरेटिंग मतलब मैं मुझे सेकेंड यूनिट ऑलमोस्ट कल फिनिश हो जाना चाहिए था, बट मैंने जब देखा ना कि ये जो कंटेंट था, मेन कंटेंट मैंने आपको नहीं बताया, मतलब मैंने अपना पूरा रीचेक किया, तो मुझे ये देखना पड़ा कि अरे मैंने ये पीडीएफ तो आपको करा ही नहीं, तो ये मुझे करानी कंपलसरी है, उसके बाद मुझे थर्ड यूनिट पे जंप करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट कर लिया है, और कैसे भी एनी हाउ मुझे आज आपको ऐसे ये फिनिश करना है, तो प्लीज कोऑर्डिनेट विथ मी। ओके, एज द टर्म सजेस्ट, देखो फ्लेक्सिबल बजट इज अ डायनेमिक इन द नेचर which keep on the changing base of the company recurring expenses. You can adjust the budget. देखो संजना और ये जो दूसरे मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनका सब इसमें हिंदी वगैरह सब जो चीजें ना आपको आज ही की आज ही मिल जाएगी, डोंट यू वरीड। आपको आज के आज ही मैं जो चीजें वो अपलोड कर दूंगी, तो ये आप लोग ये मत करना कि मैडम अभी यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है, वो नहीं है। डोंट यू वरीड अबाउट दैट। देखो जहां पर मैंने ऊपर स्लाइड्स के ऊपर है उसके अंदर फटाफट फटाफट मिलाए हैं। ये देखो इसका हिंदी का कंटेंट यहाँ पर साइड में है। हाँ, लचीला फ्लेक्सिबल मतलब अप एंड डाउन, है ना, कम ज्यादा होना। तो देखो हाउ मच मनी यू हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, मैं आपको ऐसे नहीं अंडरलाइन के थ्रू से बताती हूँ। आई जस्ट स्टॉप इट। हाउ मच मनी यू आर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस will be determined by the flexible budget. Moreover, you can prepare this budget on the Excel sheet as well as your company flexible budget should match with the expenses to specify the revenue level. Revenue मतलब income to income level, तो एक्टिव लेवल एक्टिविटी लेवल कितना चीजें खर्चे हो रही है, कितनी चीज आ रही जा रही है। फॉर एग्जाम्पल द यूटिलिटी कॉस्ट मस्ट बी करेक्टली टू द नंबर ऑफ मशीन्स दैट आर द ऑपरेटिंग, यानी यूटिलिटी करना। हाँ, अदला बदल यानी चेंजेस आते रहेंगे। अभी समझ लो आज मैंने बोला कि बाबा आज जून है, ठीक है, जून के महीने में जो मैं पेन का बॉक्स मंगा रही थी उसके ऊपर सर्विस चार्ज लग के मुझे वो चीज कितने का मिल रहा है, 50 रुपए का एक बॉक्स मिल रहा है। ठीक है, समझो चौक का बॉक्स एक 50 रुपए का मिलेगा एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, कंपलसरी है कि जुलाई के मंथ में भी वो 50 रुपए का मिलेगा, या तो उसके प्राइस में कम होगा या तो उसके प्राइस में ज्यादा होगा। तो ये जो चीजें फ्लेक्सिबल चेंजेस आती है, इट इज कॉल्ड अ फ्लेक्सिबल बजट। चेंजेस लाना, यूटिलिटी कॉस्ट मस्ट
चलो वेलकम एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। डायरेक्टली सिस्टम ऑफ हो गया था, मेरे ख्याल से वो शीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है तो कभी कभी सिस्टम हैंग हो जाता है, क्योंकि अभी की जो पीडीएफ है वो हैवी लोडेड है तो इसीलिए हो जाता है कभी कभी। सॉरी फॉर डैट। पूरा कैसे माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाता है फिर हमारा पढ़ने के बीच में से। आई डोंट वांट टू डू दैट थिंग, सो लेट वी स्टार्ट। चलिए, अब हमारा बजट भी आ गया था। हम शीट पे, कौन सी शीट पे थे, वो आ जाते हैं। डिस्कस कर लिया कर, इट्स ओके मैम। मुझे लगा मेरा नेट आज फिर खराब हो गया। नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं होता है। देखो मेरा भी ये भी हैंग हो जाता है कभी कभी। ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह का प्रॉब्लम होता है। कभी कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है तो हो जाता है यार। एक 2 मिनट्स का सेशन जा रहा है हमारा। तो आप लोग ये चीज समझ पा रहे हो? यूटिलिटी बेटा हम लोग को जैसे चेंजेस लाना होता है। लाइक मतलब यूटिलिटी के लिए आप ये एग्जांपल ले सकते हो। देखो, अगर हम लोगों को खाना बनाना है तो उसके लिए सिलेंडर भी लगेगा, पानी भी लगेगा, सब चीजें यानी एक दूसरे के ऊपर चीजें। तो क्या क्या चीजें एक दूसरे के लिए होती जाती है, तो वो चेंजेस कैसे आते जाते हैं, तो वो चीजें हम लोग को देखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक्स आ जाएगा ना, तो उसके अंदर पूरा यूटिलिटी का कंसेप्ट भी मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर अभी पहले हम लोग देखते हैं, फ्लेक्सिबल बजट था हमारा चलना। फ्लेक्सिबल बजट मतलब अप एंड डाउन आना। तो यहाँ पर मैं फ्लेक्सिबल बजट के लिए आपको लेकर चल जाऊँ। यहाँ पर हाँ, फ्लेक्सिबल बजट हो गया था हमारा एक्सेल शीट के अंदर। नहीं नहीं, चालू था हमारा। फ्लेक्सिबल बजट में क्या था, डायनामिक इन नेचर है। ये क्या करेगा, चेंजेस जो हो रहा है, कितना पैसे में यानी कम ज्यादा कौन सी चीज आ रही है, एक्टिविटी हो रही है जो, ठीक है, मनी और इन्वेस्टेड इन द बिजनेस विल बी डिटरमाइंड बाय द फ्लेक्सिबल बजट। यू आर कैन प्रिपेयर दिस बजट ऑन द एक्सेल शीट। देखो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल शीट पे मंथली रिकॉर्ड बनाते हैं। देखो ज्यादातर बुक्स में हमारा एक रिकॉर्ड होता है, इतना पैसा आया, आज फीस है। डेली रिकॉर्ड बनाते हैं ना हम लोग। डेली रिकॉर्ड पहले हम लोग बुक पे बनाते थे, अभी एक्सेल शीट पे बनाते हैं कि आज इसकी फीस आ गई, आज इतना इनकम आ गया, आज इतने एक्सपेंसेस हो गए, आज इसको सैलरी दे दिया, आज इसको एडवांस दे दिया, आज इसको पेट्रोल का पैसा दे दिया, आज इसको ये दे दिया। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इट इज कॉल्ड अ फ्लेक्सिबल बजट। यानी हमने सोचा नहीं है कि हमने एक सोच के रखा था कि ये महीने में 50,000 का खर्चा होगा, लेकिन डीजल में पैसे ज्यादा चले गए, रेट बढ़ गया। अभी मैंने आज के हिसाब से सोच के रखा 80 रुपए का डीजल है, तो मैं नहीं, 100 रुपया हो गया, सॉरी, दिल इतना खुश नहीं करूंगी मैं। 100 रुपए का अगर डीजल है तो मैंने सोचा अभी रातों रात मोदी सरकार ने डीजल के रेट बढ़ा दिए, 120 कर दिया, क्या 140 रुपया कर दिया। तो वो फ्लेक्सिबल हो गया ना, जैसा सोच के रखना और उसमें कम ज्यादा हो जाना, इट इज कॉल्ड अ फ्लेक्सिबल। ओके, तो चलो अब आ जाते हैं कैश बजट पर। Next type of you have in this list the cash budget. It is a process determining the expected cash inflow or outflow. कितना कैश आया, ये हुआ ना हमारा, मैंने वापस से दे दिया शायद। फ्लेक्सिबल बजट, स्टैटिस्टिक बजट, ठीक है। अनदर नेम ऑफ अ स्टैटिस्टिक बजट इज अ फिक्स बजट, यानी फिक्स बजट। स्टैटिस्टिक मैंने बताया ना, मैंने डिसाइड करके रख लिया कि 100 रुपए का पेट्रोल के हिसाब से महीने भर का इतना खर्चा जाएगा, ये मैंने फिक्स करके हटा दिया एक साइड में। अभी या तो फिक्स, वो तो फ्लेक्सिबल होने ही वाला है। सैलरी, टीचर्स की सैलरी फिक्स होती है ना, तो अभी हमारे साथ 10 टीचर काम कर रहे हैं, तो 10 टीचर की जो सैलरी फिक्स है ना, वो महीने में चेंज तो नहीं हो जाएगी। आप अगर लीव पर रहेंगे तो वो कम ज्यादा होगा, लेकिन जो है हर महीने एक डिसाइड करके रख दिया कि ये टीचर को 10,000 देना है, इसको 12 देना है, इसको 5 देने, इसको 4 देने, इसको 8 देने। तो इट इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक बजट, यानी हमको एक फिक्स डिसाइड करके रख देना। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीवन? इज एम आई ऑडिबल टू यू एवरीवन? अब आ जाओ प्रोग्राम बजट। हाँ, अब आ जाओ हम प्रोग्राम बजट पर। प्रोग्राम बजट मतलब हमने एक जो है डिसाइड करके रख दिया था। देखो साल भर के अंदर हम बनाते ना, 26 जनवरी मनाएंगे, 15 अगस्त मनाएंगे, दिवाली का बनाएंगे, क्रिसमस का बनाएंगे, ईद डे सेलिब्रेशन करेंगे, उसके बाद टीचर्स डे सेलिब्रेशन करेंगे। तो ये सेलिब्रेशन के अंदर जो प्रोग्राम्स होंगे, फिर उसके बाद एनुअल गैदरिंग के बाद हम लोगों को स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद एक आधा कॉन्वोकेशन डे हम लोग को रखना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के लिए स्कूल पैसा कुछ खर्चा करती है ना, तो वैसे ही बिजनेस के अंदर भी हम लोग को कुछ ना कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। कभी रिसर्च के प्रोग्राम के लिए पैसे देना पड़ेगा, कभी डेवलपमेंट के लिए देना होगा, कभी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होगी कि यार एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हैं लेकिन उनको एक तरीका जो है प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। जैसे भी हम लोग हैं, ठीक है, ऑनलाइन आपको लेक्चर ले रहे हैं,
इज दिस क्लियर? ऑनलाइन लेक्चर में भी जैसे मेरा सिस्टम ऑफ हो गया तो मुझे एक आइडिया थी कि मैं आप लोगों को ये चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर दूं और उसके बाद मैं सिस्टम को ऑपरेट कर लूं, है ना? तो ये क्या हो गया, एक ट्रेनिंग सेशन मुझे दी गई। अभी अगर मैं सिस्टम बंद हो गया तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तो फिर ये क्या हो जाता है, पैनिक सिचुएशन को कैसे मैनेज करना चाहिए, इन सब चीजों के प्रोग्रामिंग के लिए भी तो पैसा लगता है। जो सामने वाला आकर भाषण देगा वो पैसे चार्ज करेगा, और फिर मार्केटिंग करना, एडवर्टीजमेंट करना, तो इन सब चीजों के लिए यानी एक प्रोग्राम बना के रख दे। इट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम बजट। इज दिस क्लियर? Zero based budget. Do you want to determine the outcome of a management expenditure invested to the support of outcome? If that, so the zero based budget is for you. All you have to do is combine various outcome expenditure package, creating a budget which will be result in a specific set of outcoming of your company. Blah 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 blah. मैम कुछ नहीं समझा, पूरा बाउंसर क्या, ये मतलब क्या? अरे जीरो बेस बजट यानी हमने डिसाइड किया ही नहीं था, अचानक में आ जाने वाला खर्चा लाकर दे दिया, पैसा ले रहा है मेरे से, मांग रहा है लाओ दो, ये अचानक में आने वाला खर्चा, इट इज कॉल्ड जीरो बेस बजट। यानी हमने सोचा ही नहीं था, वो सारी चीजें हो गई, तो ये चीजें हमको क्या करनी पड़ी, जीरो बेस बजट। इज दिस क्लियर? जैसे कि अभी रेनी सीजन आने वाला है, तो रेनी सीजन में समझ लो सारे रास्ते ब्लॉक हो गए, अब ऑफिस में स्टाफ बैठा हुआ है, मैंने बिठा लिया था कि नहीं छुट्टी नहीं मिल सकती, अब ट्रेन बंद हो गई, बस बंद हो गई, तब उन सबको एटलीस्ट वो लोग रुके तो उनको तो नाइट में खाना तो खिलाना ही पड़ेगा ना। इतने सारे लोग, 50 स्टाफ अगर बैठ गया, 50 स्टाफ का खर्चा मेरे ऊपर आ गया, उसके बाद पानी की बॉटल का खर्चा, उसके बाद उनको वापस से सही सलामत घर पहुंचाने का खर्चा, तो ये हमने अनसुने सडनली यस सडनली होने वाले खर्चे। इज दिस क्लियर? तो अगर आपको इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो नो वन कैन से डेट कि हमारी ये चीजें नहीं हुई हैं, और ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जस्ट मैं आपको देखो बीच में से ये वापस से बता रही हूँ, ये सारी चीजें मैंने आपको बजट के अंदर अप एंड डाउन ऐसे छोटे मोटे ऐसे एक्सप्लेन करके छोड़ दिया था, लेकिन एक प्रैक्टिकल वे से आपको नहीं बताया था, तो ये बताना बहुत जरूरी था, बिकॉज इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इसके ऊपर भर भर के 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते। ठीक है, फिर आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। मैंने बताया ना कैसे, एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, यू कैन प्रिपेयर दिस बजट मिनिमम 3 years and maximum 10 years. The capital asset including a purchase of a fixed asset like a building, machinery, plant, land and equipment. Moreover, long-term projects are designed to develop a new product, expand existing product line or reduce the cost. मतलब क्या, क्या अभी समझ लो बिल्डिंग है 5 साल पुरानी हो गई, अब अगर कोई हमारी कंपनी में आएगा, बिल्डिंग में आएगा, तो वो देखेगा ना, पहले अट्रैक्शन करेगा ना, तो उसके लिए हमको उसको कलर करना पड़ा, है ना? और उसके बाद मशीनरी थी, तो उसके अंदर थोड़े से पार्ट जो थे वो खराब हो गए, तो उसको रिप्लेस करना पड़ा। कुछ जो प्लांट हमने इन्वेस्ट करके रखे हुए थे, लाइक कोई भी सिस्टमेटिकली कोई चीजें हमने अपडेट की थी, लाइक लैंड है या इक्विपमेंट है, तो उसको यूटिलाइज करना, न्यू वे में थोड़ा सा कन्वर्ट कर देना। अभी जैसे लैपटॉप आ गया, मेरा ओल्ड वर्जन चल रहा था, विंडो 10 चल रहा था, अभी विंडो 11 12 भी आ गया, है ना? और वो कोर i3, कोर i4, कोर i5 हो गया, कोर i10 तक चला गया। अभी अगर मैं कोर i10 के जमाने में कोर i3 का लैपटॉप लेके बैठूंगी और फिर मैं बोलूंगी यार मैं अपडेटेड हूँ, ये हूँ, नहीं चलेगा। यानी पूरी चीजों को अपडेट करवाना, कोई भी चीजों को अपडेट करवाना या अपग्रेड करवाना, उसके ऊपर लगने वाला खर्चा, इट इज कॉल्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट ऐसा बजट जो भी चीजें हमने इन्वेस्ट कर ली है उसको ऊपर थोड़ा सा यूटिलाइज करना, ताकि उससे हम और अच्छे से काम ले सकें, उसे कहते हैं हम कैपिटल बजट। जीरो बैलेंस, जीरो बेस बजट, सडनली होने वाले खर्चे जिसको हमने सोचा नहीं था और वो खर्चे अचानक से सामने आ गए, इट इज कॉल्ड जीरो बेस बजट। इज दिस क्लियर रीचा? फिर wrapping up ये क्या होता है? You have come to the end of this article, guys. I hope you found this article information and helpful understanding the types of budget. Now you can say that all of this budget are the part of the company overall the financial planning. Base your short term or the long term planning. You can determining the budget of the company. If you are concerned about the business budgeting, Kaya book is helpful to you. ठीक है, यानी एक क्या कहते हैं wrapping up, यानी हमको वापस से पूरा से स्टार्ट करना है। ये खाली एक पैसेज था आपके लिए, मैसेज था कि ये सारी चीजें क्या थी, आपके बजट का था। नेटवर्क इशू बेटा, एक बार सिस्टम को आपके रीस्टार्ट करके देखो, जैसे मैंने रीस्टार्ट किया है तो ऑटोमेटिकली अच्छे से हो जाएगा डियर रीचा। तो ये सारी चीजें
एक हेल्पफुल के लिए आपको जो है बुक वगैरह, प्लानिंग बजट वगैरह की जो बुक होती है ना, जैसे कि अगर हम लोगों को एक एडवाइस दे रहा है वो कि बाबा ये सारी चीजों के लिए आपको प्लानिंग करना है, जैसे कि किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए, कितना पैसा कहाँ लगना चाहिए, कैसा लगना चाहिए, ये सारी चीजें अभी हमने बजट के हिसाब से पढ़ी। ओके, ये मैसेज है खाली आपके लिए। नाउ व्हाट इज एन इम्प्यूटेड कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज एन IMP, इट इज एन IMP। इसे आप IMP करके रख लो, ये वाले जो चीजें आ रही हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनइम्प्यूटेड कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट इज incurred by the virtue of using an asset instead of investing it or the cost assigning the undertaking the alternative course of action. Unimputed cost is an invisible cost that is not incurred directly as opposed to explicit cost which is incurred directly. Imputed costs do not appear on the financial statement. ठीक है। व्रैपिंग मतलब कि पूरा, यानी हम लोग को ये चीजें पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, ठीक है, इट इज कॉल्ड व्रैपिंग। उसका ये मीनिंग नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, खाली एक चीज आपको गो थ्रू करने के लिए थी कि व्रैपिंग को मैंने एक कंसेप्ट में डाल दिया कि गो थ्रू कर लो कि क्या कर रहे हैं। इट इज अ आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल क्या है, हेल्पफुल आपको करेगा, अंडरस्टैंड करवाएगा किस बारे में, बजट के बारे में कि पैसा कहाँ लगा, क्यों लगा, कैसे लगा, फाइनेंशियल प्लानिंग आपने कैसे करके रखी, उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट कैसा किया, शॉर्ट टर्म प्लानिंग की थी या लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी, और उसका बजटिंग कैसे बनाया था। तो ये सब क्या हो गया, रैपिंग अप। इज दिस क्लियर? हम्म। इम्प्यूट कॉस्ट मतलब कि कुछ चीजें जो इनविजिबल कॉस्ट हो जाते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, जिसका हम फाइनेंशियल बैलेंस शीट में क्या करते हैं, लगाते नहीं। अभी समझ लो मैंने आपको बताया कि मैंने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा। ओके, अब एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, उसको रेफ्रिजरेटर वाले ने टेम्पो के साथ भेज दिया। अब वो टेम्पो वाले को, मतलब मेरी बिल्डिंग जो थी वो लोकल मार्केट, लोकल एरिया में मेरा घर था, तो वो वहां से लाने ले जाने उसको उठा के लाना पड़ा। तो उसको बाद मैंने वो टेम्पो वाले को जो एक्स्ट्रा 100 रुपये या 200 रुपये दिए, ठीक है, ये 100-200 रुपये आपको, मतलब मैं लिखूंगी क्या फाइनेंशियल, नहीं, मैंने इग्नोर कर दिया। इज दिस क्लियर? मैंने इस चीज को क्या किया, साइड में। तो कुछ ऐसे खर्चे जो हम लोग को अलाइनमेंट पे लग जाते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वॉल्व नहीं करते। इज दिस क्लियर? इट इज कॉल्ड द इम्प्यूज कॉस्ट। समझ में आ रही बात? इज दिस क्लियर एवरीवन? अभिषेक कहाँ गायब हो गया? ओके, अभी देखो उससे एक एग्जांपल दे दे। हाँ, ऐसा खर्चा जैसा, वो खर्चा हमने कौन से पैसे में से उठा के दिया, उसको हमने नहीं दिखाया, ठीक है, तो वो चीजें हम बोलेंगे। अभी देखो इसका एग्जाम्पल उसने बहुत अच्छा सा इधर यहाँ पे मेरे पास कवर अप में किया हुआ है। लाइक यहाँ पर क्या दिया हुआ, इफ एन इंडिविजुअल डिसाइडेड टू गो टू द ग्रेजुएट स्कूल इंस्टेड ऑफ वर्किंग एट अ जॉब, ठीक है, द इम्प्यूट कॉस्ट वुड बी द सैलरी दे गिव अप ड्यूरिंग द टाइम दे आर एट अ स्कूल, ठीक है, यानी उसको जो फीस भरनी थी उसका पैसा जो था, ठीक है, उसने खुद की जॉब का जो पैसा आने वाला था वो उसमें लगा दिया, और वो चीज को उसने हाइड कर दिया। इनपुट कॉस्ट आर द हिडन, डू नॉट इन्वॉल्व एनी आउटले ऑफ अ कैश, देयरफॉर नॉट फॉर द प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ अ मैनेजमेंट बजटिंग पॉलिसी, ठीक है, यानी उसने उसी के अंदर काम करके। थैंक यू बेटा। पहले हम और, बेटा ये स्लाइड को मुझे वो करना है, स्लाइड कट है क्योंकि मतलब मैंने इसको कवर अप नहीं किया है। ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, मुझे सिंपल से सिचुएशन से समझाना था। ये पूरा उसका एक कंक्लूजन है, यानी एक मीनिंग आपको समझने के लिए। और मेरे ख्याल से इतना लंबा चौड़ा पेज पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने उसको सिर्फ एक लेकर आ गया स्लाइड पर। बट देर इज नो नीड टू रीड ऑफ दैट थिंग, सिर्फ आप कंसेप्ट याद रखो कि मैडम ने इसके बारे में क्या एग्जाम्पल दिया था। ओके, देखो अब एक और, एक है, सपोज अ कंपनी ओन्स एन ऑफिस बिल्डिंग इन द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ सिटी where the managerial and administrative staff are the work, the company manufacturing site is located outside the city, ठीक है,
देखो वो क्या बोलना चाहता है कि एक कंपनी ओन्स एन ऑफिस बिल्डिंग इन द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वहां पर है एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ऑफ द सिटी वेयर द मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ वर्क। द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग साइट इज लोकेटेड आउटसाइड, यानी मैन्युफैक्चरिंग अलग जगह पर हो रहा है, ऑफिस अलग जगह पर है। ओके, द कंपनी could decide to relocate the worker to manufacturing location and sell or rent downtown office building। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि ये वाली बिल्डिंग को खाली कर देंगे और हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। The impute costs in this case are the proceeds from the sales of a building or the amount of a rental income the company could earn from the leasing it another party। ठीक है, यानी हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली जो बिल्डिंग है इसको खाली कर देंगे, इसको रेंट पे चढ़ा देंगे, है ना, तो इसको रेंट पे चढ़ा देंगे और ये जो इनकम आएगी और उसको वो इनकम को हम बिजनेस में यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये जो पैसा हमको दिखाई नहीं देता, तो वो जो ऐसा पैसा खर्चा करना जो हमको डिसाइड मतलब दिखाई नहीं देगा लेकिन खर्चा होना, इट इज कॉल्ड अ इम्प्यूट। इज दिस क्लियर? सिंपल सी भाषा में याद रखो। एनी डाउट? यस एवरीवन। अभी अभी आएगा प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। इसकी हेडिंग नहीं दिया मैंने। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट हैड बीन एग्रीड अपॉन टू सेट इन एडवांस। ठीक है, हमको पहले ही डिसाइड कर लिया कि इसको एडवांस में। वाइल एन एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है, इज अ कॉस्ट दैट हैज बीन प्रोजेक्ट और अ कैलकुलेटेड बेसिस। देखो अभी मैं इसका है ना एक अच्छा सा एग्जांपल दूं। अभी मैंने सोचा कि है ना मुझे मार्केट में है ना, अभी मैं आपके पास दिल्ली घूमने आई, ठीक है, मैंने सोचा मेरे यहाँ पे सेवपुरी पानी पूरी 30 रुपया प्लेट मिलती है, तो मैंने सोचा चलो दिल्ली में भी खाने निकल जाती हूँ, 30 रुपया प्लेट मिल जाएगी। ठीक है, ये डिसाइड करके निकल गई। ठीक है, माइंड में प्री डिटरमाइंड करके रोक लिया। एस्टिमेटेड बजट यानी 30 रुपए के हिसाब से, एस्टिमेटेड बजट 30 रुपए के हिसाब से बना है, लेकिन माइंड में सोचा क्या कि उसका भी प्राइस 30 रुपए होगा, सोच के चला कि 30 रुपए होगा, लेकिन वहां जाने के बाद मेरे पैसे तो खर्चे ही नहीं हुए। ओके, यानी एक पहले से दो सोच के रख लेने का बाबा इसका भी पैसा इतना ही होगा। हम पहले किसी को जज कर लेते ना, ये इसके ऊपर एक कहावत भी आ गई है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, तो ये पहले जो जजमेंट लगा लेते हैं ना, नेगेटिव इम्पैक्ट लगा लेते हैं, समझ लो, तो ये हो गया प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। इज दिस क्लियर? चलो, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट? यानी सिर्फ अनुमान लगाना, ठीक है, एक अंदाजा लगाना कि यहाँ पे भी ये चीज की वैल्यू इतनी ही होगी, इट इज कॉल्ड द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। और एस्टिमेटेड कॉस्ट यानी एक अंदाजा लगाना कि बाबा आज मैंने ये 30 रुपए का खरीदा, तो ये इसका भी प्राइस क्या होगा, एस्टिमेटेड वैल्यू, कि बाबा चलो इसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से, जो है मार्केट वैल्यू हम लोग को डिसाइड होती है ना कि बाबा ये चीज की वैल्यू इतनी होगी, तो यहाँ पर भी होगा। समझ में आ गया? तो ये हमने एक एस्टिमेटेड बना कर चलना। प्री डिटरमाइंड यानी हम पहले से सिर्फ सोच के, अजम्पशन बेस पर। एस्टिमेटेड यानी जो मार्केट वैल्यू है उसको सोच के रखना। यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया? प्री डिटरमाइंड मतलब यानी पहले से सोच के रखना माइंड में कि बाबा यहाँ पर भी ये चीज है तो यहाँ पर भी यही प्राइस होगा, इट इज माइंड। एस्टिमेटेड मतलब कि मार्केट वैल्यू को लेकर हम जो चलते हैं कि मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है, 30 रुपए के हिसाब से चल रही है, तो 30 रुपए के हिसाब से इतने में पड़ेगा। ये एक एस्टिमेशन बनाया हमने, ठीक है, लेकिन हमको नहीं पता कि हमको ये नहीं पता कि दिल्ली में भी सेम रेट चलता है और राजस्थान में भी सेम रेट चलता है या डिफरेंट चलता है। मैंने सिर्फ मेरे महाराष्ट्र के हिसाब से सोच के रखा कि बाबा यहाँ पे भी 30 रुपया है, तो एक वहां पर भी होगा 30 रुपया। तो ये एक सोच के रखना, एक अजम्पशन बेस पर, एक अजम्पशन इट इज कॉल्ड अ प्री डिटरमाइंड। और एस्टिमेटेड वैल्यू यानी जो मार्केट वैल्यू है वो उसके हिसाब से बना के चलना, इट इज कॉल्ड अ एस्टिमेटेड वैल्यू। इज दिस क्लियर राबिया राइट नाउ? इज दिस क्लियर? एनी डाउट डियर? नहीं समझा?
predetermined cost where you are going to be charged. The price that has been decided upon the prior to the work will be done. यानी अच्छा एस्टिमेटेड का एग्जांपल दे दूं, देखो प्री डिटरमाइन का एक अंदाजा लगाया, अभी समझ लो मेरे राबिया ने बोला कि मैडम आप दिल्ली आ जाओ देख लेंगे, अब वो मुझे लेकर गई एक 5 स्टार होटल में, ठीक है, मैंने तो सोचा ही नहीं है कि कितना खर्चा होगा, और राबिया ने बोला अरे सना मैम आ गई, चलो एक पिज्जा मंगा लो, एक बर्गर मंगा लो, एक क्रिस्पी बर्गर मंगा लो और एक लार्ज वाला पिज्जा मंगा लो, उनके 2 भी बच्चे हैं और भी उसने 2-4 आइटम बना रहे हैं। मैंने बोला अरे बाप रे इतना सारा, तो मैंने एक अंदाजा लगा दिया ये होटल की वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पर पिज्जा जो है वो 700-800 का होगा, और उसके बाद यहाँ पर जो है कोल्ड ड्रिंक इतने का होगा, यानी एक माइंड में सोच के रख लिया, तो ये सोच जो बना के रख ली कि बाबा इतना ही होगा इतना ही होगा, तो इट इज कॉल्ड अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। उसके बाद मैंने सोच के रखा था कि मैं राबिया से मिलने जाऊंगी तो वहां एक होटल में खाना खाऊंगी, तो एक एस्टिमेटेड बना दिया कि हम लोग 4 लोग हैं, तो 4 लोगों का मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैसा खर्चा होगा 2000 रुपया, ठीक है। एक पहले से सोच के रखा मैंने कि बाबा हम लोग अगर होटल में जाकर खाना खाएंगे तो हमारा 2000 रुपया खर्चा होगा, 2000 रुपये होटल के खर्चे के साइड में, 2000 रुपये ट्रैवलिंग के साइड में, 2000 रुपये स्टे के लिए साइड में, ओके। ये मैंने एक एस्टिमेटेड बजट बना लिया, और मैंने सोचा भी नहीं, और वहां पर जाकर ये अलग से मतलब चीजें अजम्पशन, यानी कुछ अलग ही खर्चा हो जाना, इट इज कॉल्ड अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। अभी समझ में आ गया एस्टिमेटेड का एग्जांपल और प्री डिटरमाइंड का एग्जांपल। राबिया मेरा बर्गर पिज्जा कहाँ है राबिया, समझ में आया क्या अभी भी बाउंसर? बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, नहीं समझा मैं और एग्जांपल दूंगी, मेरे एग्जांपल बहुत ज्यादा रहते हैं, डोंट यू वरी, बताते जाओ बोलते जाओ, डोंट यू शाय। दो मेरे को फाइट फटाफट, मुझे मिलने चाहिए फाइट भी, स्टार्स मिलते कि फाइट मिलते, चलो देखते हैं अभी समझ में आया कि नहीं प्री डिटरमाइंड एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट। आ गया, राबिया को नहीं आया अभी तक, राबिया का मैसेज नहीं आया मुझे। संजना संजना ये क्या भेज दिया मुझे, बर्गर भेजा, हाँ नहीं, ऋचा को नहीं समझा, राबिया को भी नहीं समझा, राबिया राबिया राबिया, चलो एग्जांपल और एक अच्छा सा माइंड में आ गया मेरा, ठीक है। अब मैंने सोचा कि नेट इशू था मैम, अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, वापस से सुन लो मेरी बात, ठीक है। राबिया मैं अभी दिल्ली आ रही हूँ, तो दिल्ली में आने के बाद मुझे तुम मिलोगी, और चलो मैं एक काम करती हूँ कि अभी मैंने डिसाइड कर लिया मैं ट्रेन से दिल्ली आती हूँ, तो दिल्ली आने का, मुझे मुंबई से दिल्ली आने का 2000 रुपये ट्रेन का खर्चा होगा। उसके बाद मैं तुमसे मिलूंगी वहां पे, सुबह 9 बजे उतरेंगे तो हम नाश्ता करेंगे, तो राबिया कैसे बिल देगी, मैं ही बिल दूंगी, 2000 रुपये नाश्ते का हो जाएगा। फिर हम लोग वहां से बैठ के जो है यूनिवर्सिटी वगैरह जाएंगे, और वहां का 2000 रुपया खर्चा होगा। उसके बाद वहां पे होटल वगैरह ले लेंगे, उसका 5000 रुपये खर्चा होगा। एक एस्टिमेटेड मैंने बजट बना लिया कि बाबा मैं मेरे बच्चों के साथ जा रही हूँ राबिया से मिलने, यूनिवर्सिटी के हिसाब से काम है कुछ, तो उसके लिए मुझे 20,000 रुपये हाथ में लगेंगे, ठीक है। एक मैंने एस्टिमेटेड बना लिया कि मुझे 20,000 रुपये हाथ में लगेंगे, ठीक है। अब राबिया मुझे लेकर चले गई, हाँ पहले से डिसाइड कर लेना, ओके। ये हो गया हमारा एस्टिमेटेड। अब मैंने प्री डिटरमाइंड का तो सोचा ही नहीं, अभी मैंने देखा राबिया उतरी, राबिया मिली, राबिया बोली कि अरे मैडम है यार, अपने जैसे नहीं, थोड़ा हाई फाई होगी कभी तो। उसने मुझे 5 स्टार होटल में लेके चली गई, मुझे लगा था कि चलो ठेले की चाय पी लेंगे, बड़ा पाव खा लेंगे, नाश्ता हो जाएगा। अब वो मुझे लेके चली गई एक होटल में, चाहे उसने ऑर्डर कर लिया पिज्जा, चाहे उसने ऑर्डर कर लिया बर्गर, चाहे उसने ऑर्डर कर लिया फ्रेंच फ्राइज, चाहे उसने ऑर्डर कर लिया चाय कॉफी, और वो भी कैफेचिनो वगैरह, वो मैकडोनल्ड जैसे वाले स्टोर में मेरे को लेकर चली गई। अब ले, मैंने सोचा था नाश्ते का होगा 2000, अब मेरा पता नहीं कितना बिल बन जाएगा। तो अनएक्सपेक्टेड खर्चा जो हमने नहीं सोचा था, लेकिन वो होने वाला है, हो जा रहा है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड अ प्री डिटरमाइंड, यानी हम लोग उसको सोच के चलना, यानी कि इतना इतना हो सकता है, या मतलब एक एस्टिमेशंस बनाना। इज दिस क्लियर? अभी समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ? बेटा डिफरेंट है, प्री डिटरमाइन यानी माइंड में सोच के रखना, और एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू के हिसाब से बजट बना के चलना।
अभी अभी समझ लो, मुझे मालूम है कि मैं एक राइस प्लेट खाती हूँ, ओके। अगर मैं एक राइस प्लेट खाती हूँ, राइस प्लेट की वैल्यू है 70 रुपीज, ओके। तो एक एस्टिमेटेड में बना के चलूंगी कि मैं सुबह में एक राइस प्लेट खाऊंगी, डिनर में एक राइस प्लेट खाऊंगी, एक कॉफी सुबह में पीऊंगी, एक कॉफी शाम में पीऊंगी, ओके। कॉफी की प्राइस ज्यादा से ज्यादा 150 रुपीज होगी, यहाँ पे भी 150 रुपीज होगी, ओके। तो 30 यानी 300, 400, 500, मेरा एक दिन का खर्चा जो होगा 500 रुपया खर्चा होगा। ये मैंने एक एस्टिमेटेड बना के रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं सोचूंगी कि मतलब मेरे स्टेट में, ठीक है, यहाँ के स्टेट में, यानी मुझे एक एस्टिमेटेड समझ में आ गया अभी आपको। एस्टिमेटेड मतलब एक बजट जो है मार्केट वैल्यू के हिसाब से सोच के चलना। अब मैंने सोचा नहीं, मैंने तो डिसाइड कर लिया कि बाबा 1000 रुपए खर्चे हो जाएंगे। जैसा हम लोग है ना, ज्यादातर हमारी मम्मियां करती है, देखो घर का बजट उनको मालूम रहता है कि महीने का राशन 5,000 का आएगा, लेकिन पापा से पैसे लेने होते तो बोल देती 8,000 का आएगा, 10,000 का आएगा, है ना। तो वो जो सोच के रख लिया 8,000, 10,000 का, तो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। हाँ, जो सोचा वो हुआ नहीं। एस्टिमेटेड मतलब उतना हो सकता है, उसमें अप एंड डाउन हो गए, लेकिन जो सोचा वो हुआ नहीं। अभी समझ में आ गई। पिज्जा बर्गर, मैंने सोचा था वड़ा पाव खाने का, यही से पिज्जा बर्गर खिला दिया, जो सोचा वो हुआ नहीं। बेस्ट एग्जाम्पल। देखा, मेरे स्टूडेंट भी मेरी तरह एग्जाम्पल देते हैं ऊट पटांग से, ताकि मजा आ जाए पढ़ाई में। अभी देखो सेम चीज इसमें भी आ रही है। एक आ रहा है हमारा, ये भी मुझे स्लाइड जो है डाउन में जाएगी, ये मुझे पूरा आपको सही से करके देना है, ओके। यहाँ पर आ जाती है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट में। स्टैंडर्ड पहले अभी हमने क्या किया, एस्टिमेटेड बना के चल लिया ना कि बाबा एस्टिमेटेड कॉस्ट इतना इतना होगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है हम लोग फ्यूचर के हिसाब से सोच के चलेंगे, और उसके बाद एक वैल्यूज को बना के रखेंगे कि स्टैंडर्ड वैल्यू। समझ लो अभी एस्टिमेटेड मैंने बनाकर चला कि मेरा 2,000 रुपया खर्चा होगा दिल्ली जाने का, ओके। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से, यानी अगर अपने फादर मदर, यानी जो खर्चा है वो इतना ही स्पेसिफिक होना चाहिए, इतने ही बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। मालूम है नहीं समझा होगा। अब एग्जांपल सुनो मेरे ऊट पटांग से। एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको समझ में आ गया कि बाबा एक अंदाजा लगा देना। एस्टिमेटेड मतलब अंदाजा लगाना कि इतना इतना होगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी फ्यूचर की वैल्यू सोच के चलना कि आज 50 रुपया वैल्यू है तो कल 60 रुपया वैल्यू हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 60 रुपए के हिसाब से जोड़ के चलो। इसकी वैल्यू आज 100 रुपए है तो कल 120 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 120 से जोड़कर चलो। यानी एक थोड़ा सा आगे बढ़कर, यानी जो वैल्यू हम आज के अंदर चल रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा पैसे लगाकर जोड़ के चलना, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो हमारी मम्मी करती है। मैंने पहले ही कल मदर का एग्जाम्पल आपके सामने रखा था कॉस्ट के बारे में, मुझे अप एंड डाउन बताने के लिए, ओके। मम्मा पहले से डिसाइड करके रखी है। देखो एस्टिमेटेड कॉस्ट पप्पा को बता दिया 8,000 का खर्चा आएगा। पप्पा ने बोला 8,000 का खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है। स्कूल की फीस होती है 1,450, मैंने लिख दिया 1,550, 100 रुपये उसमें बढ़ा दिए, है ना। उसके बाद ट्रैवलिंग का पैसा होता है 1,500 रुपया, मैंने उसके अंदर भी 200 रुपया और बढ़ा दिए। दूध वाले को देने होते 1,750, मैंने बना दिए 2,000 रुपये। तो एक ऐसा अलग से पैसा बड़ा बड़ा के चढ़ा के लिख देना, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। हाँ, फ्यूचर का थिंकिंग करके सोचना कि मैं अपने पैसे कैसे झोल झाल करके कमा लूं। इज दिस क्लियर? देखो रिकंस्ट्रक्शन भी आ गया आपके सामने। मैं भी करती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ। अब वो मुझे अगर बोलते हैं ना कि कितना पैसा चाहिए, तो मैं बोलती हूँ कि मुझे 5,000 8,000 रुपये लगेंगे। बोलते हैं 8,000 की, क्योंकि मुझे मालूम है 5,000 देने वाले हैं, तो मैं कर लेती हूँ 8,000 चाहिए, तो ऐसे। ठीक है, अगर उन्होंने ये वीडियो देख ली ना तो 8,000 रुपये कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपल। चलो आ जाओ। व्हाट इज मीनिंग बाय द रिकंस्ट्रक्शन, बता दिया मैंने रिकंस्ट्रक्शन के बारे में आपको। द कंपनी प्रोसेस यानी वापस से उसको स्टैब्लिश करना। इज दिस क्लियर? गोल्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन, हमारा मेन मोटिव क्या है, उसको आगे बढ़ाना, उसको डेवलप करना, उसकी इकोनॉमिकल लेवल को करना, उसको अपर लेवल पे लेकर आना। जो नीचे होगी उसकी वैल्यू उसको क्या करना, अप करना, उसको रीडेवलप करके उसकी वापस से रीमेंटेन करवाना, उसकी मार्केट में वैल्यू जो जीरो हो गई, जीरो से उसको हीरो बनाना। इज दिस क्लियर?
अभी देखो, यहाँ पर दो टाइप के होते हैं रिकंस्ट्रक्शन, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जहाँ पे कंपनी पूरी की पूरी डूब गई है, उसको पूरी तरह से वापस से उठाना, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हमको पता है कि इसके मार्केट के वैल्यू क्या हो रहे, जीरो होते जा रहे, डाउन होते जा रहे, तो उसको गिरने से बचा लेना। ठीक है। हाँ बेटा, स्लाइड को मुझे कवर अप करना है। स्लाइड का मतलब खाली मैंने अभी आपको शो के लिए कि हम लोग ये टॉपिक कर रहे हैं, ये आपको जब नोट्स मिलेगी ना तो ये आपको पूरी पूरी मिल जाएगी। ठीक है। अभी अगर मैं उसको करने जाऊंगी ना तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये सिर्फ मुझे आपको बताना है, बताने के लिए, क्योंकि मुझे इतना भर भर के कंटेंट नहीं देना आपको, मुझे उसको शॉर्ट करके देना है आपको। इज दिस क्लियर? तो शॉर्ट करने के लिए, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया बेटा, लेकिन मुझे पढ़ाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये चीज जो थी स्किप हो गई थी, जो मुझे आपको करवाना जरूरी था, तो मैंने उसके लिए आपके सामने लाके रख दिया। अभी एक्सटर्नल का एक बॉक्स मिलेगा, इंटरनल का एक स्लाइड पे एक बॉक्स मिल जाएगा, तो यू कैन रीड इजीली। ठीक है। हमको ये चीज, मैंने आपको ये नोट्स क्यों दिए बेटा, आपको मेमोराइज रखने के लिए, क्योंकि मेरी बातें आपके माइंड में आज रहेगी, कल रहेगी, परसों रहेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं आपके माइंड से दूसरा नया नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो ये पीछे पीछे डाउन होती जाएगी। तो इसके लिए हमको इन नोट्स को क्या करना पड़ता है, गो थ्रू करना पड़ता है। ठीक है। एक कंपनी जो पूरी तरह से डूब गई है, उसको उठाना, यानी वापस से नए शुरू से शुरुआत करना, इट इज कॉल्ड अ एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन। उसके बाद इंटरनल कंस्ट्रक्शन, मतलब जैसे मैंने बताया ना, वोडाफोन की कंपनी, वोडा और आइडिया, आइडिया के शेयर्स क्या हो गए थे, मार्केट में डाउन हो गए थे, डूब रहे थे, तो वोडाफोन ने उसको क्या कर लिया, बैकअप दे दिया। तो जो वोडाफोन ने उसको बैकअप दे दिया, इट इज कॉल्ड अ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। यही तो बता रही हूँ बेटा, रिकंस्ट्रक्शन मतलब वापस से शुरुआत करना, उसको वापस से करना। ठीक है। तो शुरुआत करना या तो दो तरीका का होता है, या तो एक्सटर्नल होगा या तो इंटरनल होगा। एक्सटर्नल मतलब एक कंपनी जो पूरी तरह से डूब गई है, उस डूबी हुई कंपनी को क्या करना, वापस से उठाना, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। और अगर कोई कंपनी के शेयर्स वैल्यू डाउन होते जा रहे हैं, यानी वो गिरते जा रही है, तो उसको गिरने से संभाल लेना, इट इज कॉल्ड द इंटरनल। यानी हमने उसको डूबने के पहले ही उसको बचा लिया, इट इज कॉल्ड अ इंटरनल। अब वो मर गया था, एक्सटर्नल यानी मर गया, मरे हुए चीजों को दोबारा से शुरुआत कर देना, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। सिंपल। देखो, ये इतने सारा भर भर के मुझे स्लाइड नहीं देनी है, ये होल्डिंग कंपनी के भी 5-6 पॉइंट मुझे अलग अलग करके देने हैं। आप लोग मुझे बताए, इतनी बात आपकी समझ में आ गई? हाँ, तो जीरो से हीरो बनाने के दो तरीके होते हैं। या तो वो जैसा कि आशिकी मूवी में जो था, है ना, क्योंकि तुम ही हो, आशिकी टू, टू या थ्री, कौन सी मूवी थी वो, हाँ, उसके अंदर हीरो कैसा, मतलब डाउन होते जा रहा था, उसको काम नहीं मिल रहा था, तो हीरोइन श्रद्धा कपूर आ जाती है, उसको खड़ा करती है, मार्केट में लेकर आती है, इट इज जीरो से उसकी वापस से वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करती है, उसको क्या कहते हैं, इंटरनल। ठीक है। अब एक आदमी पूरी की पूरी तरह से, मतलब उसका नाम खो गया था, गुमनाम हो गया था, उसको हम वापस से क्या करें, लेकर आ रहे हैं मार्केट में, जैसा ओम शांति ओम में, है ना, वो मर जाती है हीरोइन, तो उसकी जगह हम दूसरी हीरोइन लाके खड़ा कर दिए, सेम हूबहू वैसी वाली। समझ में आ गया आपको, इंटरनल एक्सटर्नल? हाँ, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था। हाँ बाप रे, राबिया 50,000 अब्बू का, दिवाली, अब्बू बोलेंगे ईद के साथ दिवाली के भी खर्चे एक साथ मांग रही हो। चलो चलो चलो, एक 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 मुझे होल्डिंग कंपनी करा लेने दो, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमारा स्किप हो गया था। तो ये मुझे होल्डिंग कंपनी एक बार तुम्हारे को करा लिया ना, तो मुझे बहुत अच्छे से ऐसा हो जाएगा। होल्डिंग कंपनी यानी अपने आप समझ लेना, समझ लेना, शहनशाह समझना, यानी मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे अंडर 4-5 कंपनी रहेगी, यानी मैं हूँ धीरू भाई अंबानी, मेरा बेटा मुकेश अंबानी, मेरा बेटा अनिल अंबानी, ये सारे लोग अलग अलग कंपनी चला रहे हैं, मैं बैठ के ओवर ऑब्जर्व कर रहा हूँ। देखो, आपने जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म सुना था, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, है ना, उसके अंदर पूरा हिंदू फैमिली बिजनेस रहता है, उसके अंदर हेड ऑफ द फैमिली करता होता है ना, और उसकी जो अंदर जो पार्टनर्स जो काम करते हैं, वो कौन से होते हैं, को पार्टनर्स होते हैं, को पार्टनर्स होते हैं, यानी वो लोग अपना अपना होल्ड करें। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ होल्ड कर रहा हूँ, बैठ के देख रहा हूँ, बिग बॉस,
ये क्या काम कर रहा है, उसको काम दे दिया, इसको काम दे दिया, उसको काम दे दिया, यानी ये एक अलग कंपनी चला रहा है, वो एक अलग कंपनी चला रहा है, वो एक अलग कंपनी चला रहा है। उन सबको खाली मैं ओवरऑल ऑब्जर्व करूंगा, यानी मैं सीसीटीवी कैमरा बन जाऊंगा और उनके ऊपर नजर रखता रहूंगा। इट इज कॉल्ड अ होल्डिंग कंपनी। इज दिस क्लियर? होस्ट करना, यानी वो कभी भी अपना पैसा या अपना बिजनेस वो कुछ नहीं, मतलब उसने मतलब क्या किया अपने अंडर, उसका इतना पैसा उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया ना, वो कभी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा, वो कभी भी सेल नहीं करेगा। उसने तुमको जो है मतलब खड़ा करने के लिए अपना पैसा लगा के रख दिया है। अब वो सिर्फ बैठकर जो है तुम पे नजर रखेगा कि तुम अपना अपना काम प्रॉपरली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसा प्रिंसिपल स्कूल का, वो एक कुर्सी पे बैठा हुआ रहता है, मैडम जी आपने इंग्लिश में आज ये सही नहीं पढ़ाया, मैडम जी आपने हिस्ट्री में सही नहीं पढ़ाया, मैडम आपने अकाउंट्स के लिए तो कॉलम में सिखाया ही नहीं। तो इट इज कॉल्ड व्हाट, होल्डिंग कंपनी। जो क्या कर रहा है हम पे, हाँ, चार का कंपनी के ओनर का बाप। इज दिस क्लियर? कैपिटल प्रॉफिट अंडर द होल्डिंग कंपनी इज नोन एज अ कैपिटल गेन, यानी कैपिटल को बढ़ाना, है ना। द प्रॉफिट अंडर द अकाउंटिंग, यानी उसका काम क्या है बेटा, मैडम मेरी एक कंपनी है, मैं अच्छे से चला लूंगा, ले पैसा चला, ले पैसा चला। होल्डिंग कंपनी क्या कर रहा है, कुर्सी पे बैठे बैठे लोगों को पैसा दे रहा है, तुम कंपनी को सेल्स बढ़ाओ, उसका प्रॉफिट मेरे को बढ़ा के देते जाओ। इज दिस क्लियर? नहीं, डायरेक्टर नहीं बोलेंगे, डायरेक्टर बेटा एक्शन करेगा तो ऐसा चलाओ वैसे चलाओ, तो हम उसको डायरेक्टर नहीं बोल सकते। डायरेक्टर का मेन काम होता है, यहाँ पे सिर्फ सीसीटीवी कैमरे का ऑप्शन ले लो, बिग बॉस ले लो, समझ में आ रहा है। बिग बॉस ने टास्क दे दिया कि ये काम करने का, बिग बॉस देखो, बिग बॉस ने बोल दिया काम करने का मतलब करने का। इज दिस क्लियर? सलमान खान डायरेक्टिंग का काम कर रहा है कि बाबा ये चीज होनी चाहिए, हफ्ते भर में ये चीज ऐसा ऐसा करके लेना चाहिए, वो आके अपने अपनी एडवाइस देके जा रहा है। revenue profit income कैसा, यानी it is called the operating profit. There are the profit which result from the company activity like a sales of goods and services. Holding company generated by the company's core business activity, consider the tax and the interest of the investment. यानी अभी रेवेन्यू इनकम कैसा होगा, कैपिटल तो गेन होगा। आज मैंने देखो 5 लाख रुपए दे दिया, रात में कंपनी चला, प्रॉफिट अर्न कर देती जा, तो मुझे मेरा कैपिटल भी रिटर्न देगी, तो मुझे मेरा इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा देगी, यानी मुझे कैपिटल तो मेरा मिलेगा। मेरा कैपिटल क्या हो रहा है, कैपिटल को बढ़ाते जा मेरे, समझ में आया। मैंने देखो 5 लाख कैपिटल दिया है, तो कल को तुम मेरे को 5 लाख कैपिटल की जगह मेरे कैपिटल को 10 लाख कर, 10 के 20 लाख बना, 20 के 40 लाख बना। वो मुर्गी वाला एग्जाम्पल दिया था ना कि हम पोल्ट्री फार्म करेंगे, हाँ, एक मुर्गी एक अंडे से मुर्गियां होगी, वो मुर्गियों से क्या होगे, करोड़ों ऑमलेट बनेंगे, और उन करोड़ों ऑमलेट के साथ मैं क्या दूंगा, ब्रेड का पैकेट भी मैं ही बेचूंगा। ठीक है, तो मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म, मुर्गियों के अंडे की दुकान, मुर्गियों की दुकान, ब्रेड पैकेट की दुकान, और ब्रेड पैकेट का नाम दे दूंगा बजाज, हमारा बजाज, ऐसा वो देता है ना एडवर्टीजमेंट। तो ये सारी 5 कंपनियों को चलाने का उसे ख्वाब देख लिया, तो ये ख्वाब उसका क्या था, होल्डिंग कंपनी, यानी इन कंपनियों को चलाने का सपना देख लिया। समझ में आया? हाँ, उसके शेयर्स 50% से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट क्या है, टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा उसको, कि वो अगर मेरे से बोलने आएगा, मैं हूँ ओनर, जैसे मैंने देख लिया कि भाई तुम इसको चलाने दे रहे हो, तुमको टैक्स भरना पड़ेगा, मैं थोड़ी ना चला रहा, वो कंपनी चला रही, टैक्स कौन भरेगा, वो कंपनी भरेगी, मैंने तो सिर्फ पैसा लगाया, मैं अपना पैसा डबल करके ले रहा हूँ। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ, यानी वो क्या करेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को क्या करेगा, उसको ओवरऑल रिस्क, हाँ उसके अंदर रिस्क तो हो गए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या हो गया, रिस्क हो गए। फ्लेक्सिबल हो सकता है कि बाबा पैसे आप पे जाइए, कभी जाइए कभी कभी, ओके, लेकिन ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए बेनिफिटेड होगा। हाँ, बड़े बड़े बिल्ली ख्वाब देखती है ना ऐसे। अभी इसका सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, यानी जो एक कंपनी है ओवरऑल सबको देख रही है, कंसोलिडेशन ऑफ रिसोर्सेज देख रही है। ब्रांड नेम जो है हम लोग क्या करेंगे, कंपनी के न्यूज है, ब्रांड नेम ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, ट्रेडमार्क दे देगी, रियल दे देगी। अभी जैसे हमारे पास यार, आज मैं कॉमर्स की क्लास चला रही हूँ, कोई एजुकेशन की क्लास चला रहा है, कोई ये चला रहा है, तो जीतू भैया कौन है हमारे, जीतू भैया हमारे कौन हो गए, होल्डिंग कंपनी हो गए। वो क्या कर रहे हैं, समझ लो जीतू भैया आईसीटी नहीं पढ़ा रहे, जीतू भैया खाली हम लोगों को देख रहे हैं, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में देखेंगे तो मुझे मार के भगाएंगे यहाँ से। तो उन्होंने हमको देख लिया, तो वो क्या करे, होल्ड कर रहे हैं, हम सबको क्या करें, उन्होंने हमको होल्ड करके रखा है। तो मैडम आप कॉमर्स की क्लास चढ़ाए, मैं आपको चलाने दे रहा हूँ, आपसे 1 रुपया नहीं ले रहा, बल्कि मैं आपको ही पैसा दे रहा हूँ। समझ में आ रहा हूँ?
तो मेरे पैसों को बेनिफिट कीजिए, स्टूडेंट बढ़ाइए, अपनी क्वालिटी अच्छी कीजिए, बढ़ाइए बढ़ाइए। तो ठीक है, जीतू भैया ने ख्वाब देखा और हम उनके ख्वाबों को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? तो जीतू भैया यहाँ पे होल्डिंग कंपनी हो गए। अब जीतू भैया को अगर जाके किसी ने शिकायत लगाई है तो याद रखो, फिर मेरी तरफ से पंच आएगा। हाँ, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। लाइक हमने, अगर मैंने सोचा कि मैं राबिया के पास पैसे लगा रहा हूँ या ये चीज करूँ, देखो कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी। अभी जीतू भैया ने मुझ पे ट्रस्ट करके मुझे कॉमर्स का सेक्शन दे दिया, वैसे उन्होंने हर एक सेक्शन को अलग अलग ट्रस्ट करके दे दिया। लेकिन मेरे से अच्छा अगर कंटेंट कहीं और मिलेगा तो मार्केट में कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्पिटिटिव होगी, है ना। ट्रांसपेरेंसी, यानी यहाँ पर होल्डिंग कंपनी में और कंपनी के बीच में कोई भी राज छुपा हुआ नहीं रहेगा। यानी मेरे बीच में और जीतू भैया के बीच में कॉमर्स की क्लास को कैसे लेना है, क्या कंटेंट देना है, और मैं क्या अलग से देने वाली हूँ, क्या नहीं देने वाली हूँ, ये राज मुझे छुपा के नहीं रखना है, जीतू भैया से शेयर करना है। तो ये ट्रांसपेरेंसी यानी खुली हुई बात है। ठीक है। वर्च्यू ऑफ अ कैपिटलिज्म, लार्ज नंबर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड अ वर्चुअल। यहाँ पे क्या होगा, सब्सिडरी कंपनी ले ऑफ अ लार्ज नंबर। यहाँ पे एक कंपनी नहीं होती, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपनी एक साथ में इन्वॉल्व होती है, तो कैपिटलिज्म होते हैं। एक का पैसा नहीं लगता है, समझ में आया? मतलब मैं एक के ऊपर नजर रख रही हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा कंपनी अलग अलग तरीके से कैपिटल को बढ़ा के दे रही है, तो वर्चुअल कैपिटलिज्म हो गया। समझ में आई बात? एक्सप्लॉइट करना, आगे बढ़ाते जाना, डिफिकल्टी ऑफ रेजिंग ऑफ कैपिटल, कहीं ना कहीं कैपिटल बढ़ने में, पैसे की ग्रोथ आने में प्रॉब्लम भी आएगी। क्योंकि अगर हमने एक ही जगह एक ही तरह के अलग अलग तरह के बिजनेस में डाल दिया, जैसे टाटा स्टील इंडस्ट्री भी है, टाटा टेलीकम्युनिकेशन भी है, टाटा मल्टी टैलेंटेड भी है, यानी टेक्नोलॉजी में भी जा रहा है, टाटा स्टील में भी जा रहा है, टाटा कार में भी जा रहा है ना। तो टाटा का जो है, रतन टाटा जो सीईओ है, ओके, ओनर जैसा, वो तो क्या कर रहे हैं, अलग अलग कंपनीज के अंदर से वो पैसा आन करके मैनेज कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? तो ऐसा नहीं होता कि कभी कभी हमको फेसिंग कैपिटल को राइज करने में भी प्रॉब्लम आती है, अनएथिकल एक्ट भी हो जाते हैं। आप नहीं लगेगी शिकायत, मालूम पड़ा जीतू भैया मुझे ही देखे मारेंगे, बोलेंगे शीट को परफेक्ट क्यों नहीं किया था सिखाने के पहले, वो देखना मुझे इस बात पे चिल्लाएगी जरूर, मैं उनको सॉरी बोल दूंगी। There might be a certain case when the directors of a holding company hide their act, they move their losses toward a balance sheet of a subsidiary company. ठीक है, अथेंटिकल एक्ट्स हो जाते हैं, लाइक दे आर मूव द लॉसेस टुवर्ड अ बैलेंस शीट ऑफ अ सब्सिडियरी ऑफ कंपनी। कोई कोई ऐसा, मतलब जो है कुछ, जो कंपनी जो है डाउन मार्केट पे जाती रहती है ना, तो वो चीज क्या करना रहता है, हम लोगों को उस चीज को बैकअप भी देना रहता है। तो ये अनएथिकल, यानी हमने सोचा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज लॉस हो जाती है। बाबा कोई और ब्रांड पसंद आ जाता है, तो हमने जो ब्रांड लॉन्च किया, ऐसे जरूरी नहीं कि वही सक्सेसफुल हो। इज दिस क्लियर? अच्छा, ये भी है टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। रुकमनी बेटा, ये जितने भी नोट्स है ना, आपको हिंदी इंग्लिश पूरे कंटेंट करके पूरे अच्छे से मिल जाएंगे। आज मुझे सिर्फ पढ़ाना था, इसके लिए मैं आपके पास शीट लेकर आ गई हूँ, बस इतनी बात याद रखो। ठीक है, उसके बाद शीट का अलाइनमेंट जो है मैं एक साथ करके दे दूंगी आपको। ओके, एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हम लोग और कर लेते हैं, फिर हम लोग खाली आज का लेक्चर जो है होल्डिंग कंपनी के ऊपर फिनिश करेंगे। अच्छा चलो, टाइप ऑफ होल्डिंग कंपनी जो है हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। मार्जिनल करना है, कंट्रीब्यूशन करना है, ब्रेक इवन पॉइंट करना है, मार्जिनल, इसको सबको अलाइनमेंट सही से करके देना है। मैं आज नोट्स अपलोड नहीं करूंगी, मैं आप लोगों को पहले ही बता के दे रही हूँ। मैं नोट जो है कल अपलोड कर दूंगी, क्योंकि ऑल स्लाइड जो है वो मुझे करके करके आपको उसके अंदर हिंदी इंग्लिश और ये जो शॉर्ट शॉर्ट है, बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा मटेरियल भरा हुआ है ना। हाँ, इसीलिए इतना आज का मटेरियल अच्छा था, आज समझ में आया। अरे मेरा बच्चा ने कुछ नहीं बोला रुकमनी, मैं बता रही हूँ कि मतलब जो है ये जो चीजें है ना, कंटेंट, मतलब मैं तुमको अच्छे से करके दे दूंगी, तो तुम उस मत लेना। कल वाले बेटा बिजनेस बिजनेस इकोनॉमिक यूनिट 3 में डाले होगे मैंने, कल अपलोड किया है मैंने नोट्स, थर्ड यूनिट में डाले होगे, यूनिट 3 का नया फोल्डर बनाया है, देखो। हम्म, मोस्ट वेलकम। अभिषेक कहाँ चला गया, बोर हो गया लगता, सोचा है पहले दिन आकर इतनी सारे मैडम ने भाषण दे दिए, मैं कैसे सुनूंगा।
हाँ अभिषेक, प्रीवियस क्लासेस रिकॉर्ड मिल जाएंगे। और देखो मैंने सारे न्यू स्टूडेंट्स को बोला है कि जितने भी प्रीवियस क्लासेस देखोगे आप, उसके अंदर कोई भी कंटेंट में अगर डाउट आ रहा है, जस्ट लेट्स मी आस्क इन द चैट बॉक्स। वेरी 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 नाइस मैम, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू अभिषेक कि आपने फर्स्ट लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आपका ये कमेंट जो है वो जीतू भैया के पास लेके जाओ, समझे? अच्छी अच्छी बातें जरा डालो जरा जीतू भैया के कानों में मेरे बारे में। मैम नेटवर्क इशू है। अरे यार कुछ नहीं, हो जाएगा, ठीक है। चलो, और देखो मैं अभिषेक रुको जरा, आप जाओ मत। मैं आपको जो है अपने चैट बॉक्स के अंदर ऐड कर लूं, यानी इन केस अगर आप जो देख रहे हो, अगर आपको नोट्स वगैरह जो है प्रॉपरली मिल गए हैं, उसके बाद अगर आपको डाउनलोड में कुछ इशू आ रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, मुझे यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स, देखो चैट बॉक्स जब आप ऐप ऑन करोगे ना, तो वहाँ पे नीचे ही आपको होम, स्टोर और चैट करके ऑप्शन मिल जाएगा। देन वहां पर आप क्या कर सकते हो, मुझसे चैट बॉक्स में आके बात कर सकते हो कि मैडम ये चीज के बारे में मैंने आज ये यूनिट खोला था, तो ये यूनिट के बारे में ये डाउट है, तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट योर डाउट्स। ठीक है। अभिषेक कहाँ गया अभिषेक? अभिषेक अभी मिलेगा मुझे अभिषेक चैटर्जी ना? अभिषेक चैटर्जी, यस। अभिषेक मैंने आपको चैट बॉक्स में ऐड कर लिया है, तो आप क्या करोगे, उस चैट बॉक्स के अंदर पहले आप देख लो, आपको नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। ओके चलो, सब साथ में ही पीडीएफ में आपको दे दूंगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू डियर। कौन से क्वेश्चन बाहर बनाए बनाए? अरे बाबा क्या हुआ रुक्मणी, कौन से क्वेश्चन नहीं बताए? हाँ क्लास हो गया। कौन हाई कर रहा है मुझे? खुशहाली हाई कर रही है मुझे। हाँ यहाँ पर आ गई खुशहाली। चलो ओके। अरे क्वेश्चन वगैरह चलो, तुम लोग आपस में बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हो। चलो चलो चलो, गुड नाइट एवरीवन, हैव अ स्वीट ड्रीम। कल इंशाल्लाह मिलेंगे होल्डिंग कंपनी के टाइप्स के साथ, और उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने देख लिया, अभी मार्जिनल कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सब चीजें भी सीख लेंगे। और हमारा कैसे भी करके मुझे गुडविल स्टार्ट करना है, तो आई नीड योर सपोर्ट प्लीज। ओके, तो चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। ओके, आज के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, तकलियां, बाय बाय। ओके।